Hello everyone, welcome to the Indian Economy Series Lecture 2. In this video, we will cover a very important lecture, very important topic, that is National Income Accounting. So basically ये जो GDP, GVA ये सब जो concepts हैं ये इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंटिंग के पार्ट हैं एंड ये कंसेप्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी जनरली इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उस पॉइंट से ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स बिगिन। दीज आर द टॉपिक्स जो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। दीज आर द चैप्टर 2 ऑफ योर सिलेबस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो व्हेन वी टॉक ऑफ इकोनॉमी तो सबसे पहली बात जो सबसे कॉमन टर्म आपके उसमें रहती है, न्यूज में रहती है, दैट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ है क्या? जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो जनरली जब हम ग्रोथ की बात करते हैं किसी ह्यूमन बीइंग की तो उसका मतलब कि वो कितना आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में। बट जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो दैट जनरली मीन्स कि एक इकोनॉमी कितनी आगे बढ़ रही है। तो किस टर्म्स में वो कितनी आगे बढ़ रही है? जीडीपी के टर्म्स में। तो ये जीडीपी क्या है वो हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ये समझिए कि अगर जीडीपी में कोई बढ़ाव होता है, जीडीपी एक इकोनॉमी का बढ़ता है, तो यानी हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है। और तो सपोज करिए 2011-12 का जो जीडीपी था वो 100 था, 100 रुपीज था, और 2014 और 50 का जो जीडीपी था वो 108 था। तो इसकी अगर मैं परसेंटेज ग्रोथ निकाल दूं, 8 रुपीज का पहली बात बढ़ावत हुई अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में देखूं, बट अगर मैं इसकी परसेंटेज निकाल दूं तो ये 8% की ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी में आती है। तो ये जो 2011 से 12 है ये आपका बेस है, इसको हम बेस ईयर भी कहते हैं, जिससे हम जीडीपी कंपेयर करके उसकी ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो जीडीपी जो है वो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो बेसिकली क्या होता है, हर इकोनॉमी में हर साल कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। ब्रेड प्रोड्यूस होती है, व्हीट प्रोड्यूस होता है, कार्स प्रोड्यूस होती हैं, और आपका बेड्स प्रोड्यूस होते हैं, बहुत चीजें प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर उन सबकी वैल्यू में निकाल दूं, वैल्यू का मतलब ये है कि अगर 5 बेड्स प्रोड्यूस हो तो एक बेड का प्राइस अगर 1 रुपीज है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 5 × 1। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो एक इकोनॉमी में सपोज कीजिए 2 गुड्स प्रोड्यूस हुए, एक व्हीट और एक शुगर। ठीक है, व्हीट को हम कहते हैं Q1 है, जितनी क्वांटिटी व्हीट की प्रोड्यूस हुई Q1 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई। शुगर एक दूसरा गुड प्रोड्यूस हुई जिसकी क्वांटिटी Q2 प्रोड्यूस हुई। तो ये जो आपका व्हीट है इसका प्राइस था 1 रुपी 1 क्विंटल का। फिर आपकी शुगर है, इसका जो प्राइस था ये भी था 1 रुपी 1 ग्राम शुगर का। तो क्वांटिटी थी कितने क्विंटल? 100 क्विंटल जो है व्हीट प्रोड्यूस हुआ। तो टोटल वैल्यू क्या हो गई व्हीट की? 1 × 100। उसी तरह ये जो शुगर है इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये 100 ग्राम शुगर प्रोड्यूस हुई थी या 100 केजी शुगर प्रोड्यूस हुई थी, इसकी वैल्यू 1 केजी की कितनी है? 1 रुपी। तो 1 × 100 इसकी वैल्यू। तो सपोज हमारी इकोनॉमी में अभी के लिए सिर्फ यही 2 गुड्स हैं, तो अगर मैं इनकी वैल्यूज को ऐड कर दूं तो मेरा आपका जीडीपी आ जाएगा। और ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा एक प्रोडक्शन मेथड होता है उससे रिलेटेड है, बट एग्जैक्टली प्रोडक्शन मेथड नहीं है ये। क्यों नहीं है वो हम अभी देखेंगे। तो ये जो जीडीपी है जो इकोनॉमी में कैलकुलेट होता है, जो रिपोर्ट होता है वो मार्केट प्राइसेस पे होता है। अभी हम ये भी समझेंगे ये मार्केट प्राइस क्या होता है। और दूसरी चीज जो इकोनॉमी में रिपोर्ट होती है वो है जीबीए एट बेसिक प्राइसेस, वो भी हम समझेंगे कि क्या है। और ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस की जो ग्रोथ है वो रिपोर्ट होती है, उसको हम इकोनॉमी का ग्रोथ रेट मानते हैं। तो अब ये जीडीपी को कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या है? ये जीडीपी आपने देखा P1 वो जो फॉर्मूला हमने लगाया, तो ये मेथड से सिर्फ कैलकुलेट नहीं होता, बहुत सारे मेथड है। तो देखते हैं कौन से मेथड है। तो सपोज कीजिए ये जो आपका व्हीट की वैल्यू प्रोड्यूस हुई थी, 100 रुपए हमें पता है कि व्हीट की टोटल वैल्यू प्रोड्यूस हुई थी। तो जो व्हीट का प्रोड्यूसर है उसके पास 100 रुपए आए। अब क्या करता है वो, ये 100 रुपए में से 50 रुपए निकाल कर लेबर को दे देता है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली लेबर को वेज तो देनी पड़ेगी, लेबर फ्री में तो काम नहीं करेगा। फिर अब वो क्योंकि ओनर है उसको प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो क्या करता है 40 अपने पास रख लेता है, और 10 रुपए जो है वो गवर्नमेंट को इसमें से टैक्स दे देता है। सपोज कीजिए, सपोज है ये, बस एजम्पशन है। तो अब क्या हुआ, अगर मैं इन सबकी इनकम ऐड कर दूं 50 + 40 + 10, तो मेरे पास क्या आएगा? 100।
तो अगर मेरे पास ये 100 नहीं भी होते, ये वैल्यू नहीं भी होती, गवर्नमेंट को बस इतना पता है, जो हम नेशनल इनकम जो लोग निकालते हैं, जीडीपी जो लोग निकालते हैं, उनको बस इतना पता है कि लेबर इतना कमाता है, ओनर की इतनी इनकम है, गवर्नमेंट की इतनी इनकम है, सबकी इतनी इनकम है। अगर वो ये जो इनकम है उसको ऐड कर दें तब भी ये 100 रुपए निकल जाएंगे, है ना। ये दूसरा मेथड हो गया। और उसी तरह गुड टू जो है, यानी कि गुड टू से भी कुछ वर्कर हैं जो 100 रुपए कमा रहे हैं या 50 रुपए कमा रहे हैं, तो उसको भी ऐड कर दे। तो बेसिकली अगर मैं सबकी इनकम ऐड कर दूं, तो इनकम क्या है, जितना गुड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, सब में बट रहा है उसका थोड़ा थोड़ा अमाउंट। तो अगर मैं सबका इनकम ऐड कर दूं तो उसको भी हम कहते हैं जीडीपी। और ये इनकम जो है किसकी ऐड करनी है, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की ऐड करनी है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है कि प्रोडक्शन में सपोज लेबर यूज हुआ, ठीक है, कैपिटल यूज हुआ, कैपिटल मतलब आपकी जो मशीन्स यूज हुई, फिर आपका ऑन्टरप्रेन्योर यानी जो मैनेजर है, वो मतलब जो ओनर है, उसने अपनी स्किल्स लगाई मतलब प्रोडक्शन में, तो वो क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन में चीजें यूज हो रही हैं। तो अगर मैं इनकम निकाल दूं इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो लेबर को क्या मिलती है, कौन सी इनकम मिलती है, वेजेस मिलती है। ऑन्टरप्रेन्योर है जो ओनर है, उसको कौन सी इनकम मिलती है, प्रॉफिट है। उसी तरह जो कैपिटल है, मशीनरी है, उसको कौन सा मिलता है, रेंट मिलती है उसकी इनकम। अगर मैं इन सबकी इनकम को ऐड कर दूं तो मेरा यही जीडीपी निकल जाएगा जो मैंने इस वाले फॉर्मूले में निकाला था। तो आप इस फॉर्मूले से निकालो, ये सबकी इनकम ऐड कर दो, जीडीपी सेम आएगा। दूसरा मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो अब क्या हुआ कि जिन लोगों को ये इनकम मिली वो मार्केट में जाते हैं, क्या करेंगे, इन पैसों से कंज्यूम करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, या तो गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्चा करेगी। तो अगर सपोज मेरे पास सबकी इनकम नहीं है, अब मैंने ये निकाल दिया कि सबने कितना खर्चा किया। अब मैंने ये निकाला कि जो एक पूरी इकोनॉमी है, लोग 60 रुपए जो है कंजम्पशन पे खर्चा कर रहे हैं, 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो दोनों को मैंने प्लस करा तो मेरा क्या निकल रहा है, कितनी खर्चा कर रहे हैं, जितनी इनकम की, अगर मैं इनकम साइड से निकालूं, उनकी जितनी इनकम होगी उतना ही वो खर्च करेंगे ना। तो ये अगर मैं इस मेथड से भी निकालूं तो तब भी जीडीपी ही आएगा, अगर मैं सबके एक्सपेंडिचर जो है ऐड कर दूं। तो ये तो थे दो मेथड। अब ये प्रोडक्शन मेथड की बात करते हैं। प्रोडक्शन मेथड बहुत क्लोजली लिंक है इस वाले फॉर्मूला से, पर एग्जैक्टली लिंक नहीं है इस फॉर्मूला से। तो प्रोडक्शन मेथड से सीधा जीडीपी नहीं निकलता, प्रोडक्शन मेथड से पहले हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं और उससे जीडीपी निकालते हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्या मीनिंग है कि एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करते हुए एक गुड में कितनी वैल्यू ऐड करी। तो क्या होता है, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड को हम जनरली जो है सेक्टर वाइज निकालते हैं। तो एग्रीकल्चर में कितनी वैल्यू ऐड हुई, इंडस्ट्री में कितनी वैल्यू ऐड हुई, सर्विसेज में कितनी वैल्यू ऐड हुई, ये तीनों को प्लस करके हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब जीडीपी आ जाता है। अभी के लिए ये समझ लीजिए। तो यानी जब हम सब जीवीए को प्लस कर देते हैं तो हमारा जीडीपी आ जाता है। तो देखते हैं, अब हम ये प्रोडक्शन मेथड के ऊपर बात करते हैं कि ये जीवीए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है क्या। तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि इकोनॉमी में सिर्फ दो गुड्स है, एक ब्रेड है और एक व्हीट है। पहले क्या था, शुगर और व्हीट थी। तो अब थोड़ा डिफरेंट केस ले लिया हमने, ब्रेड ले ली और व्हीट ले ली, ठीक है। अब क्या है, फार्मर जो है व्हीट ग्रो करता है, गेहूं उगाता है। तो अब सपोज करिए 1 क्विंटल का प्राइस था 5 रुपीज, ठीक है। अब फैक्ट्री वाला फार्मर के पास जाएगा, वो बोलेगा मुझे व्हीट दे दो। अब क्या करता है फैक्ट्री वाला, उसमें मशीन चलाता है, गेहूं को प्रोसेस करता है और उससे ब्रेड बनाता है। तो ब्रेड जो है वो मार्केट में कितने रुपीस की बिकती है, एक ब्रेड 20 रुपए की बिकती है, ठीक है। तो अब उसने 5 रुपए का जो व्हीट है वो खरीद के उससे 20 रुपए की चीज बेच दी। तो एक तरह से अगर मैं जीवीए ऑफ ब्रेड निकालू, ये यहाँ पर जीवीए मतलब उसने कितनी वैल्यू ऐड करी, जीवीओ, जीवीओ का मतलब है कितनी वैल्यू ऑफ आउटपुट थी। तो मतलब कि ब्रेड का प्राइस क्या था, आपका 20 रुपीज, और सपोज उसने एक ही ब्रेड प्रोड्यूस करी है, ये हम सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं एज्यूम। तो यहाँ पर एक ही ब्रेड उसने प्रोड्यूस करी है, तो 20 × 1 क्या है, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है जो उसने प्रोड्यूस करा। अब इसमें इनपुट कितना गया था, 5 रुपए का व्हीट गया था और एक ही सपोज हमने क्विंटल व्हीट इस ब्रेड में यूज हुआ। तो एक ब्रेड की जो वैल्यू ऐड करा उसने 15 रुपए उसने ऐड कर दिए। तो अब मेरे को अगर जीडीपी निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इस ब्रेड का जीवीए लूंगी, ये 15 रुपए इसने ऐड करे,
वीट का क्या जीवीए? अब ये जो वीट है इसमें तो हमने कुछ एज्यूम नहीं करा कि इनपुट ये गया ये गया, जितना आउटपुट था 5 into 1 जो था उतना ही था, हमने कुछ इनपुट नहीं एज्यूम करा कि इसमें ये गया। तो ये जीवीए वीट की 5 है, तो आपका 20 रुपए जो है यहाँ जीडीपी आ गया इस केस में। तो ये था प्रोडक्शन मेथड। लेकिन अगर मैं पहले वाले मेथड से इसको कैलकुलेट करती, पहले वाला मेथड क्या था कि अगर मैं टोटल यहाँ पर P2 इंटू Q2 कर देती, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू ऑफ ब्रेड है 20 रुपए ले लेती और यहाँ पर वीट की 5 रुपए ले लेती, तो ये 25 आ जाता। तो बेसिकली आंसर आप देख रहे हैं बड़ा वार है। अब ये क्यों आ रहा है? इसमें से जो पहला वाला है वो ठीक है और दूसरे वाला गलत है। और वो क्यों है? क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। तो यहाँ पर फाइनल गुड्स को हमें इंक्लूड करना है सिर्फ। लेकिन ये जो दूसरे वाले फॉर्मूले हैं, क्योंकि जो वीट है वो ब्रेड में भी जा रहा है, तो ब्रेड में दो दाम हैं जो इंक्लूडेड है। एक तो उसकी वैल्यू जो ब्रेड की टोटल वैल्यू है 20 रुपए, प्लस उसी 20 रुपए में वीट की भी वैल्यू है। असली जो वीट प्रोड्यूसर ने ऐड करा वो तो 15 रुपए ऐड करा, बट उसमें ब्रेड की भी एक वीट की भी वैल्यू है। तो इससे क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है डबल काउंटिंग की। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ तो उससे ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम हमेशा वैल्यू एडेड निकालते हैं और इस मेथड से जो है ये निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है आपका जब यहाँ पर Q1 और Q2 जो दो गुड्स हैं वो फाइनल गुड्स है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो शुगर है वो वीट प्रोड्यूस करने में यूज हो रही है या जो वीट है वो शुगर प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों फाइनल गुड्स है, मतलब कि दो एक की प्रोडक्शन में दूसरा जो है वो यूज नहीं हो रहा, तब तो ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन हमें पता है कि इकोनॉमी बहुत इंटरकनेक्टेड है, तो क्या होता है कि एक की प्रोडक्शन में दूसरा यूज होता है, तो अगर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो डबल काउंटिंग हो जाती है। तो इसलिए हम ये वैल्यू एडेड वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट में कुछ भी प्रॉब्लम है अभी भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमने कैसे सब गुड्स के जो जीवीए को प्लस कर दिया तो हमारे पास जीडीपी आ गया। तो यानी ऐड करना है, सबका जीवीए निकाल के, सब गुड्स का सब सेक्टर्स का जीवीए निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्राइजेस की बात करते हैं। क्या होता है कि ना ये जो जीडीपी होता है ये मार्केट प्राइसेस पे भी निकलता है, फैक्टर प्राइसेस पे भी निकलता है। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन करी, अब उसने लैंड यूज करा, लेबर यूज करा, कैपिटल यूज करा, ऑन्टरप्रेन्योर मतलब जो ओनर है उसने अपने स्किल्स यूज करे। तो ये सब यूज करके उसने 4 रुपीज का एक गुड बनाया। ठीक है, अब क्या होता है जब ये गुड बाहर मार्केट में जाता है, ठीक है, तो अब क्या करता है, प्रोड्यूस करते करते क्या होता है वो बहुत सारे टैक्सेस देता है, उसको सब्सिडी मिलती है, तो उसका प्राइस जो होता है गुड का बढ़ जाता है। तो क्या हुआ कि उसने 5 ये टैक्स दिया, उसको कुछ सब्सिडी भी मिली जिस वजह से गुड का प्राइस कम हो गया। तो जितना प्राइस प्रोड्यूसर दे रहा है वो आपका बेसिक प्राइस है। तो ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है फैक्टर प्राइस से। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये बेसिक प्राइस के बाद भी क्या होता है, वो गुड मार्केट में जाता है। जब मार्केट में जाता है तो गवर्नमेंट और कुछ टैक्स लगाती है जिसको प्रोडक्ट टैक्स कहते हैं, कुछ सब्सिडी देती है, तो वो मार्केट प्राइस बन जाता है। तो अगर मैंने ये जो जीवी है यहाँ पर हमने देखा, मैंने एक प्राइस यूज करा है ना, मैंने एक दाम यूज करा। अब ये जो प्राइस है ये यूजुअली फैक्टर कॉस्ट होता है, मतलब इसमें कुछ टैक्स ऐड नहीं है, कुछ सब्सिडी ऐड नहीं है। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो आपका फैक्टर प्राइस है। तो यहाँ से जो जीवी आएगा ये फैक्टर प्राइसेस पे आएगा, हम इसको कहते हैं दिस इज जीवी एट फैक्टर प्राइसेस। लेकिन जब मैं इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर रही हूँ, एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ जो प्राइसेस यूज होते हैं, ये जो इनकम है ये मार्केट प्राइसेस पे होती है, मतलब कि मार्केट में आ चुकी है। जब आप इनकम अर्न कर रहे हो तो एक गुड मार्केट में आ चुका है ना, इसको यूजुअली मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या होता है उस वजह से एक डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या है कि आपका जो जीवीए है वो तो आपका कैलकुलेट हो रहा है फैक्टर कॉस्ट पे, लेकिन जो जीडीपी है वो तो आपका कैलकुलेट हो रहा है मार्केट प्राइस पे। अगर सपोज मैंने यहाँ पर टैक्सेस और सब्सिडी की एडजस्टमेंट कर दी होती है इस जीवीए वाले मेथड पे,
तो क्या होता, मेरा जो जीवी है, टोटल जो जीवी है, मतलब कि जो कह लो कि यहाँ पर जो सबको ऐड करके आया था, ये देखो ना यहाँ पर टोटल जीवी आपका है, ये जीडीपी के इक्वल होता। लेकिन लेकिन कब इक्वल होता, जब मैं इसमें जो प्राइजेस यूज करती, वो मार्केट प्राइजेस यूज करती और जीडीपी भी मार्केट प्राइजेस यूज करती, तब तो ये इक्वल होता। लेकिन क्या होता है, जब हम जीवीए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर मैं फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट कर रही हूँ या बेसिक प्राइस पे कैलकुलेट कर रही हूँ, तो ये जीडीपी के इक्वल नहीं होता। तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे है, उसमें से मैं टैक्सेस निकाल दूं, सब्सिडीज ऐड कर दूं, सब्सिडीज क्या, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है कि मतलब कि ये छूट देती है कुछ प्राइसेस पे, वो ऐड कर दूं, तो यहाँ पर आपका जीवीए एट बेसिक प्राइसेस आ जाएगा। हाँ, तो ये रिलेशन जो है ये तब होल्ड करता है आपका, जब जहां पर ये जो जीडीपी के लिए जो प्राइस यूज करें वो मार्केट प्राइस है, जिसमें टैक्स भी है, सब्सिडी भी है, सब अकाउंट कर लिया है। लेकिन बेसिक प्राइस जो आपका है, अगर जीवीए जो मैं यहाँ पर जो प्राइस यूज कर रही हूँ, इसमें मैंने ये वाला प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स है वो नहीं लगाया, एक तो प्रोडक्शन टैक्स है वो तो लगा ली है इस बेसिक प्राइस में, लेकिन ये जो मार्केट में आने के बाद इस पे टैक्स और सब्सिडी है ये नहीं लगाया इस पे, तो तब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। अदरवाइज अगर मैंने सेम प्राइस ली है दोनों की कैलकुलेशन में, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस आई होप समझ आया, नहीं समझ आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पर जस्ट आई एम रिपीटिंग वन थिंग कि आपका ये जो टोटल जीवीए है, यहाँ पर देखो टोटल जीवीए जो है वो क्या होता है, सब प्रोडक्ट्स या सब सेक्टर्स को के जब हम जीवीए को प्लस करते हैं तो आपका टोटल जीवीए आता है, और ये जीडीपी के ही इक्वल है अगर दोनों सेम प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू अनदर कंसेप्ट, जीडीपी एंड जीएनपी। तो बेसिकली ये तो हमने जो पढ़ा, जीडीपी जो था ये डोमेस्टिक इनकम थी, कि एक इकोनॉमी की टेरिटरी, डोमेस्टिक इनकम मतलब कि इंडिया की कुछ पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ठीक है, उस बाउंड्रीज में कितनी इनकम प्रोड्यूस हो रही है। अब क्या होता है कि सपोज आप इंडिया में रह रहे हैं, उसकी बाउंड्री में रह रहे हैं, लेकिन आप कोई वर्कर है आपकी फैमिली में जो अफ्रीका में रह रहे हैं, तो अफ्रीका से वो आपको कुछ सऊदी अरेबिया से आपको वो कुछ रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, मतलब कि कुछ इनकम है जो वो आपको भेजता है। तो अब क्या है, वो जो इनकम है वो तो सऊदी अरेबिया में प्रोड्यूस हुई है, वो सऊदी अरेबिया में अर्न हुई है, लेकिन वो आपको रिसीव हो रही है, राइट। तो ये आपकी जो इनकम है ये आपकी नेशनल इनकम में आएगी, डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये इनकम आपकी बाउंड्री में नहीं प्रोड्यूस हो रही, आपके इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो रही। उसी तरह सपोज आप एक कंपनी के ओनर है और आपकी जो फैक्ट्री है वो यूएसए में है, अब वहां से आपको कुछ प्रॉफिट्स आते हैं। अब ये जो प्रॉफिट्स हैं ये डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं होंगे। क्यों नहीं ऐड होंगे डोमेस्टिक इनकम में? क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स हैं ये टेरिटरी में नहीं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं आ रहे, ये प्रॉफिट्स बाहर की टेरिटरी से आ रहे हैं। तो ये आपकी नेशनल इनकम में तो आएगा पर डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। तो यानी जीडीपी वो आउटपुट है जो डोमेस्टिक टेरिटरी या पॉलिटिकल बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रहा है, और जीएनपी वो आउटपुट है जिसमें हम वो इनकम भी ऐड कर देते हैं जो हमारे सिटीजन्स को बाहर से मिल रही है। तो यानी जीएनपी वो आउटपुट या इनकम है जो सिटीजन्स कमा रहे हैं, नो मैटर वो इंडिया से कमा रहे हैं या बाहर से कमा रहे हैं। अच्छा, इसमें ना एक एक्सेप्शन होता है, जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं ना, तो सपोज कोई इंसान जो है वो एम्बेसी में काम कर रहा है, तो बेसिकली अगर यूएसए की एम्बेसी है इंडिया में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। तो अगर वो जो उसकी इनकम वो है तो वो जीडीपी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जो यूएस की एम्बेसी है, चाहे वो इंडियन है, लेकिन वो उसकी टेरिटरी से नहीं आ रही, उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं आ रही, लेकिन वो उसकी नेशनल इनकम में आएगी। क्यों नेशनल इनकम में आएगी? क्योंकि वो उसकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। ये कंसेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। सो इफ यू वांट टू गो डिटेल में, सो देयर इज अ लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप उसमें जाके इस कंसेप्ट को और डिटेल में समझ सकते हैं, बट अभी के लिए मतलब कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सफिशिएंट है। अब इंडिया के केस में क्या होता है, इंडिया का जीडीपी जो है जीएनपी से ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है?
क्योंकि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है रादर देन जो बाहर इंडिया की जो फर्म्स है वो बहुत कम है। तो अगर फर्म्स कम है तो बाहर से पैसा कम आएगा, है ना। तो जब बाहर से पैसा कम आएगा तो जीएनपी जो है वो कम होगा। तो चलिए इसके साथ ही हम डेप्रीसिएशन के कंसेप्ट को करते हैं डिस्कस। पहले एनएफआई के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कि बताया कि बाहर से जो इनकम आती है, ठीक है, प्रॉफिट की फॉर्म में या तो फिर रेमिटेंसेस, जो आपका अगर सऊदी अरेबिया में कोई रिलेटिव काम कर रहा है वो आपको कुछ भेज रहा है, तो इस फॉर्म में जो इनकम आती है उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी इनकम होगी जो आप पे भी करते होगे बाहर, मतलब कि आपने कुछ इंडिया से अर्न किया पर आपने किसी अपने बाहर वाले रिलेटिव को भेज दिया, तो वो होती है नेट फैक्टर पेमेंट। इसका जो हम नेट निकाल लेते हैं, मतलब कि हम अगर जितनी इनकम आई माइनस जितनी इनकम गई तो उसको हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, ये वाली। तो अगर मैं जीडीपी में ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर लूंगी तो मेरा आपका जीएनपी आएगा, यानी नेशनल इनकम आएगी। और ये जीडीपी क्या है, जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इनकम प्रोड्यूस है वो। और ये जीएन, इसमें मैंने वो ऐड कर दिया जो बाहर से इनकम अर्न हुई, बाहर की टेरिटरी, यूएस में जो बैंक था वहां से इनकम अर्न हुई उसको ऐड कर दिया, तो आपकी ये आ जाती है यहाँ पर जीएनपी, यानी नेशनल इनकम, यानी जो जितने भी सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं उनकी क्या इनकम है, नो मैटर उन्होंने इंडिया से अर्न करी या बाहर से। अब दूसरा कंसेप्ट आता है यहाँ पर डेप्रीसिएशन का। तो डेप्रीसिएशन का सिंपल सा मतलब है कि जब हम जीडीपी की बात करते हैं तो उसके साथ ही एक टर्म होता है एनडीपी। तो यहाँ पर देखो दोनों टर्म में क्या फर्क है, यहाँ पर जी है पहला टर्म, यहाँ पर एन। तो जब मुझे जी से एन में जाना है तो कुछ नहीं करना है, डेप्रीसिएशन को माइनस कर देना है, तो यानी जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन इज एनडीपी। तो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ हर साल क्या होता है, जो कैपिटल होता है वो डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं उस डेप्रिसिएशन को निकाल दूं तो मेरा जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एनडीपी आपका आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उन गुड्स और सर्विसेज को मतलब जो डेप्रिशिएट हो रहा है कैपिटल उसको ना निकालूं प्रोडक्शन कैलकुलेट करते टाइम, तो वो आपका जीडीपी आएगा। तो बेसिक मतलब ये है कि आप एक रेंट दे रहे हो एक मशीनरी का, है ना, तो उसकी वैल्यू पे दे रहे हो, टोटल वैल्यू पे दे रहे हो, लेकिन उसका जो डेप्रीसिएशन है अगर वो देखूं इतनी तो डेप्रीसिएशन हो गई, तो रेंट आप कम दोगे तो आपका जो नेट वैल्यू है जीडीपी की वो कम हो जाएगी। इनकम मेथड से फिर इनकम कम होगी उस कैपिटल की, है ना। तो ये यूजुअली इसको डेप्रिसिएशन को कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि यू शुड नो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। चलिए अब देखते हैं कि सपोज मेरे पास एनडीपी है। एनडीपी क्या हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करी तो मेरा क्या आएगा, एनएनपी, यानी नेट नेशनल इनकम आ जाएगी। तो देखो ये जो बीच वाला टर्म है यहाँ डी है और ये जो बीच वाला टर्म है यहाँ एन है, और दोनों का डिफरेंस क्या है, एनएफआई। और ऊपर भी देखो यहाँ पर बीच वाला टर्म डी है और यहाँ पर बीच वाला टर्म एन है। तो अगर मुझे डी से एन में जाना है सेकेंड टर्म में तो मैं एनएफआई को ऐड कर दूंगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एन है, मैंने एनएफआई को ऐड करा तो जीएनपी आ गया। अब सपोज करो मेरे को एनएनपी चाहिए, एनएनपी यानी नेट नेशनल इनकम चाहिए। नेट नेशनल इनकम मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, तो मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाल दूंगी। और क्योंकि ये नेशनल है, मतलब कि मेरे को वो इनकम भी चाहिए जो बाहर से आई है, तो मैं इसमें प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर दूंगी, तो ये मेरा एनएनपी आ जाएगा। मतलब वो इनकम जिसमें कैपिटल की डेप्रिसिएशन भी निकली हुई है और इसमें वो अमाउंट भी है जो बाहर से इनकम आई है। तो चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब जस्ट एक रिवीजन के लिए, जीडीपी वो इनकम है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई है, लेकिन इसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन निकाल दूं यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जो इनकम इंडिया में ही प्रोड्यूस हुई है लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है। उसी तरह जीएनपी मतलब जो इनकम इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी से प्रोड्यूस कर रहे हैं या बाहर से इनकम आ रही है सब, लेकिन उसमें से मैं डेप्रिसिएशन निकाल दूं तो आपकी एनएनपी आ जाती है। उसके बाद अब हमने फैक्टर प्राइजेस और इन सब की बात बोली थी, तो ये जो चारों कंसेप्ट हैं, अब क्या होता है, ये जो जीडीपी है ये एक तो फैक्टर कॉस्ट पे निकल सकता है या मार्केट प्राइस पे निकल सकता है। अगर हम जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए टैक्सेस वगैरह नहीं लेते
तो ये फैक्टर कॉस्ट पे निकलेगा। अगर हम टैक्सेस ले लेते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे निकलेगा। उसी तरह आपका जो एनडीपी है वो भी मार्केट प्राइस पे निकल सकता है या तो फैक्टर कॉस्ट पे निकल सकता है। मतलब ये जो सारी टर्म्स हमने, ये जो चारों टर्म्स डिस्कस करी, ये 3 प्राइस पे निकल सकती है, फैक्टर प्राइस पे भी, बेसिक प्राइस पे भी और मार्केट प्राइस पे भी। तो ये फॉर्मूले हैं, इसको इतना डिटेल में नहीं जाना, बट ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए देखो है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है तो मैं इसमें टैक्सेस ऐड कर दूंगी और सब्सिडी माइनस कर दूंगी, तो मेरा ये आ जाएगा, आपका मार्केट प्राइस आ जाएगा। क्योंकि मार्केट, देखो दोनों जीडीपी है, लेकिन दोनों का बस फर्क क्या है कि ये मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट है, तो यानी इसमें टैक्सेस वैक्सेस सब इंक्लूडेड है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं था। तो जब मैं फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड कर दूंगी, सब्सिडी माइनस कर दूंगी, तो आपका जो है मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो उसी तरह ये बाकी फॉर्मूलेज भी हैं। लास्ट फॉर्मूला बस एक बार देख लेते हैं। ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, अगर मेरे को बेसिक प्राइस पे जीवीए दिया हुआ है, तो इसमें अगर मैं टैक्स ऐड कर दूं और सब्सिडी माइनस कर दूं, तो बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस का यही फर्क होता है। अगर यहाँ पर मार्केट प्राइस होता तो दोनों इक्वल होते, बस क्योंकि यहाँ पर बेसिक प्राइस है तो इस वजह से जीवी और जीडीपी मेरा इक्वल नहीं है। तो लेट्स मूव टू अनदर कंसेप्ट। ये जो जीडीपी है हमने पढ़ा, जीडीपी ही की सारी बात हो रही है कि जीडीपी बढ़ता है तो वो ग्रोथ रेट होती है। जीडीपी जो है वो 2 प्राइस पे होता है, 3 प्राइस पे होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस, है ना। अब ये जो जीडीपी है, ऐसा भी होता है कि ये जीडीपी जो है, एक होता है रियल जीडीपी, एक होता है नॉमिनल जीडीपी। तो जितना भी जीडीपी हमने कैलकुलेट किया अभी तक, तो उसमें क्या प्राइस का इफेक्ट है, नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आज मेरा जो जीडीपी है 100 से 108 हो गया, ठीक है, उसमें 2 वजह से वो जीडीपी बढ़ सकता है। एक कि आपकी जो क्वांटिटी है, आपकी इकोनॉमी पहले तो 5 ब्रेड्स प्रोड्यूस करी थी, अब वो 10 ब्रेड जो है प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, उस वजह से आपका जीडीपी बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी वजह हो सकती है कि आपका प्राइजेस जो हैं, पहले 1 थे अब डबल हो गए, 2 रुपीज की ब्रेड बिकने लग गई, उस वजह से भी जीडीपी बढ़ेगा। क्योंकि जीडीपी किस चीज का रिजल्ट है, एक तो प्राइजेस का, एक क्वांटिटी का, है ना। तो क्वांटिटी अगर बढ़ती है, अगर मैं सिर्फ क्वांटिटी का चेंज देखना चाहती हूँ, तो मैं रियल जीडीपी निकालूंगी। क्यों? नॉमिनल जीडीपी में मेरा प्राइसेस का भी चेंज दिखता है। तो रियल जीडीपी वो जीडीपी होता है जिसमें हम सिर्फ देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुई है एक इकोनॉमी में, उसके जो प्राइजेस हैं उसको अलग कर देते हैं। तो ये जो आपका नॉमिनल जीडीपी है, अगर मैं इसको प्राइजेस से डिवाइड कर दूं, तो ये कौन सा प्राइस है, क्या होता है कि इकोनॉमी में प्राइस, पूरी इकोनॉमी का एक प्राइस निकलता है जिसको हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। जैसे सीपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, हम इनको कवर करेंगे। तो जैसे एक गुड का प्राइस होता है, वैसे पूरी इकोनॉमी का एक प्राइस होता है। तो अगर मैं उस प्राइस इंडेक्स को यहाँ पर डिवाइड कर दूं, तो मेरा रियल जीडीपी आ जाता है। ये रियल जीडीपी का मतलब ये है कि आपका जो कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक इकोनॉमी में, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं निकाल रही मैं सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रही हूँ कि सच में जो इंक्रीज है क्वांटिटी में, मैं इसमें प्राइस नहीं कंसिडर कर रही कि प्राइस बढ़ गया तो जीडीपी बढ़ गया, नहीं, मैं सिर्फ रियल चीज कंसिडर कर रही हूँ। तो अब ये जो मेरा जीडीपी डिफ्लेटर है, यानी ये जो प्राइस इंडेक्स है, अगर ये पॉजिटिव है, मतलब कि प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं एक इकोनॉमी में, तो आपका ये जो नॉमिनल जीडीपी है जिसमें प्राइसेस का भी इफेक्ट है, वो ज्यादा आएगा रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी में सिर्फ क्वांटिटी का इफेक्ट है। उसी तरह अगर प्राइसेस इकोनॉमी में घट गए, यानी जीडीपी डिफ्लेटर आपका नेगेटिव है, तो इसमें नॉमिनल जीडीपी जिसमें प्राइस का भी इफेक्ट है और क्वांटिटी का भी इफेक्ट है, वो कम हो जाएगा रियल जीडीपी से। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं नेशनल इनकम के कंसेप्ट पे। तो नेशनल इनकम कुछ नहीं, हमने देखा था, हमने जीडीपी कैलकुलेट करा, एनएनपी कैलकुलेट करा। तो नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली ये वो इनकम है जो सिटीजन्स जो हैं, इंडियंस जो हैं, उनको मिल रही है। लेकिन ये सिर्फ वो इनकम नहीं है जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस है, ये वो भी इनकम है, नेट फैक्टर इनकम भी इसमें इंक्लूडेड है, जो इनकम उन्होंने बाहर से अर्न करी। और किन प्राइजेस पे हम ये निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली इस नेशनल इनकम में हम टैक्सेस और सब्सिडी का इफेक्ट बिल्कुल निकाल देते हैं। तो ये आपकी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट
एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। तो ये बेसिकली वो इनकम है जिसमें ना तो डेप्रिसिएशन है, लेकिन इसमें वो इनकम है जो बाहर से इंडियंस अर्न कर रहे हैं, और इसमें टैक्सेस और सब्सिडी का भी इफेक्ट हमने कंसिडर नहीं करा। तो इसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। लेकिन जब हम ग्रोथ रेट कंसिडर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जीडीपी में कितना बढ़ावत है, हम नेशनल इनकम में नहीं देखते कितना बढ़ावत है। तो दो चीजें रिपोर्ट होती हैं, हमने पढ़ा था, एक जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, एक जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है, एक इकोनॉमी में। तो दोनों चीजें क्यों रिपोर्ट होती हैं, क्योंकि ये जो जीडीपी है ये तो पूरी इकोनॉमी का होता है, लेकिन ये जो जीवीए रिपोर्ट होता है ना, ये सेक्टर वाइज रिपोर्ट होता है। तो हमने देखा था कि अगर एग्रीकल्चर का जीडीपी जीवीए है उसको प्लस कर देंगे इंडस्ट्री के जीवीए से, प्लस कर देंगे सर्विसेज के जीवीए से, तो आपका जीवीए आएगा। लेकिन ये जो जीवीए है ये आपको एग्रीकल्चर का मिलेगा। हमें पता चलेगा कि पूरे जो ग्रोथ हुई है उसमें से एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इसलिए जीवीए भी कैलकुलेट किया जाता है अलोंग विद ये जीडीपी। जीडीपी एक इकोनॉमी की पूरी सिचुएशन बताता है और जीवीए हमें ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। तो ये हम एनएनपी का क्या फॉर्मूला होगा, कुछ भी नहीं है, ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस आप लोगे। अगर आपके पास क्या इकोनॉमी में दिया जाएगा, आपके पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ये हमने कैलकुलेट करा था, उसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दोगे तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस, मतलब ये नेट आ जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास नेट आ गया तो हमने बाहर की इनकम प्लस कर दी, तो ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा। अब मैंने अगर टैक्स का इफेक्ट निकाल दिया, सब्सिडी का इफेक्ट हमने निकाल दिया, तो इससे एनएनपीआर फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। तो हमने देखा कैसे एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला जो है निकल गया, लेकिन मीनिंग सबके सेम है, लेकिन दो चीजें रिपोर्ट होती हैं, ध्यान रखिएगा, एक जीडीपी एट एमपी, एट जीवी एट बेसिक प्राइस। अब हम बेस ईयर के कंसेप्ट पे, प्राइसेस के कंसेप्ट पे करते हैं, चलते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें एक क्लियर बात थी, जब हमने ग्रोथ रेट निकाली थी तो जो कंपेयर करा था 2011 से 12 तक कंपेयर किया था। यहाँ पर देखो 2011-12 का जीडीपी लिया, 14-15 का लिया, इसमें जो ग्रोथ रेट थी वो 8% थी। तो जिस चीज से मैं कंपेयर करती हूँ उसको हम कहते हैं बेस ईयर। तो 2011 से 12 जो है जिसके जीडीपी से कंपेयर किया जाता है वो आपका बेस ईयर है। तो सपोज करो जीडीपी 2011-12 का मैं निकाल दूं, तो P1 इंटू Q1 प्लस P2 इंटू Q2, ये Q1 और Q2 फाइनल गुड्स हैं, एक की क्वांटिटी दूसरे की क्वांटिटी में नहीं यूज हो रही, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। अब क्या हुआ, 2015-16 आते आते ये Q2 जो था लोगों ने कंज्यूम करना ही छोड़ दिया, मतलब अब प्रोड्यूस ही नहीं होता ये इकोनॉमी में। तो ये कोई तीसरा गुड है Q3। पहले ये आपका वीट और शुगर था, अब ये वीट तो प्रोड्यूस होता है पर अब शुगर कोई नहीं खाता, अब लोगों ने शुगर की जगह जागरी यानी गुड़ खाना शुरू कर दिया है। तो ये Q3 जो था वो क्वांटिटी है, ये दूसरा गुड है। तो अब मैं अगर जीडीपी कैलकुलेट करूं 2015-16 का, तो यहाँ पर देखो P3 इंटू Q3 है, मतलब अब जो शुगर की जगह जो है आपका क्या आ गया, आपका गुड़ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब क्या करूं, इस जीडीपी को या 2011-12 के जीडीपी को इस जीडीपी से कंपेयर करूं, तो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर कुछ और गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, यहाँ पर कुछ और गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो उस वजह से क्या होता है कि हमें बेस ईयर जो है वो चेंज करते रहना पड़ता है। अगर यहाँ पर देखो, अगर सेम गुड प्रोड्यूस हो रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर Q2 होता, मतलब सेम अगर शुगर शुगर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब क्योंकि ये चेंज हुआ तो हमें बेस ईयर की कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज हो गई। तो हमें ये बार बार चेंज करते रहना चाहिए और करते रहते हैं हम। तो इस केस में ये एग्जाम्पल के लिए बताया क्यों चेंज करना जरूरी है। और हम यूजुअली ये कांस्टेंट प्राइस को लेकर, मतलब ये देखो ये जो P1 और P3 लिया है ये वही प्राइसेस हैं जो 2011-12 में थे, तो इसलिए हम इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस बोलते हैं। लेकिन सपोज 2015-16 में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर ये जो प्राइस मैंने लिया P1 P-1, मतलब ये वो प्राइस है जो 2015-16 का है, इंटू Q1 क्वांटिटी ये वही है जो 2015-16 में प्रोड्यूस हुई है, सपोज करो सेम प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, हमने बस एज्यूम करा है सिंप्लिसिटी के लिए। फिर P-3 ये जो प्राइस था ये 2015-16 में, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइसेस, मतलब जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसको हम
आज के उसी साल के प्राइजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका करंट प्राइजेस पे निकलता है। अगर मैं आउटपुट अभी का लूं, Q1 Q3 अभी का आउटपुट लूं जितना 2015-16 में प्रोड्यूस हुआ है, और इसको पुराने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर कांस्टेंट प्राइजेस मेरा निकल जाता है। अब हम न्यू सीरीज की बात करते हैं। तो अब क्या हुआ था कि थोड़े टाइम पहले हमने जो बेस ईयर है वो चेंज करा था। तो जब बेस ईयर चेंज करोगे तो हमने ये देखा था कि जब हमने ग्रोथ निकाली थी, जो कंपेयर करते हैं हम 2011-12 से करा, ठीक है। अब अगर मैंने 2004-5 जो था मेरा पहले बेस ईयर था, ठीक है, तो अगर मैंने 2004-5 से कंपेयर करा तो मेरी दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मेरी बास्केट मैंने देखा चेंज हुई है। तो अब क्या है, जब जो पूरा कंपैरिजन मैं अगर 2011-12 से करूंगी, क्योंकि मेरा बेस ईयर चेंज हो गया, तो मेरी जो ग्रोथ रेट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या था, हम बोल रहे हैं सपोज 2004-5 था, अब गवर्नमेंट कहती है अब इसको 2011 से 12 कर दो, तो जो चेंज है उसमें भी तो फर्क आएगा ना, ये बास्केट में भी फर्क आएगा। 2004-5 में हम कुछ और गुड प्रोड्यूस कर रहे थे, अब कुछ और गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जो बेंचमार्क है ना जीडीपी का, वो चेंज हो रहा है। तो ये तो सेम रह रहा है, करंट जीडीपी तो सेम रह रहा है, लेकिन पुराना जीडीपी जिससे फर्क आ रहा है वो चेंज हो रहा है। तो आपकी ग्रोथ रेट में चेंज आया था। तो जब भी बेस ईयर चेंज होता है तो क्या होता है, पुराने सालों की ग्रोथ रेट दोबारा निकाली जाती है, उनको नए बेस ईयर के मुताबिक जो है निकाला जाता है। तो बैक सीरीज का मतलब, ये जो न्यू सीरीज है, इसका मतलब जब हमने बेस ईयर चेंज किया तो 2012 से 13, 13 से 14 इनकी ग्रोथ रेट जो है वो दोबारा निकाली गई, और इसको ही हम बैक सीरीज कहते हैं और न्यू सीरीज बोलते हैं। बेस ईयर चेंज होने से हमें ग्रोथ रेट में चेंज दिखेगा, क्योंकि बेस जो है कंपैरिजन का वो चेंज हो चुका है। अब हम एक कंसेप्ट कर रहे हैं, सीजनैलिटी। ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं पुराने साल की ग्रोथ इस साल से कंपेयर कर रही हूँ तो मैं क्वार्टर वाइज करती हूँ। मतलब कि अगर मुझे 2018-19 के क्वार्टर से कंपेयर करनी है तो मैं ये Q1 से Q1 कंपेयर करूंगी, Q2 से यहाँ Q2 कंपेयर करूंगी। और ऐसा क्यों होता है कि अब सपोज एक सीजन होता है जहां पर खरीफ ग्रो होता है, मतलब कि बहुत अच्छा मॉनसून रहता है एक सीजन में, तो उस वजह से आपका जीडीपी जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो क्या होता है कि सपोज जुलाई से अगस्त का महीना है जहाँ अच्छा सीजन रहता है, तो वो उसी क्वार्टर में का इफेक्ट Q3 में यहाँ वाले ईयर में भी रहेगा, यहाँ वाले ईयर में भी रहेगा। तो हम हमेशा सीजन को कवर करने के लिए ये इफेक्ट सिर्फ Q2 कंपेयर करते हैं। और यहाँ एक चीज नोट करिए, ये पहली बार हुआ था 2019-20 का जो Q1 है, और 2020-21 का जो Q1 है, इसका जो जीडीपी है ये फॉल करती है। ये जो लास्ट में फिगर है ये जीडीपी है, तो जीडीपी कम हुआ है, यानी ग्रोथ जो थी नेगेटिव में थी। उसके बाद ये देखो Q2 का ये 49 वाली फिगर है, 47 है यहाँ पर, तो ये फिर से फॉल कर गई। तो याद है, दो दो क्वार्टर के लिए यानी ग्रोथ जो है नेगेटिव है, क्यों, जीडीपी फॉल कर है। उसके बाद देखो ये 5-1 है Q3 की, नीचे अगर हम देखें, और यहाँ पर 5-4 है, तो यानी दोबारा जीडीपी बढ़ गया है, यहाँ पर फॉल नहीं करा, यानी ग्रोथ जो है पॉजिटिव है। तो ये जो फॉल यहाँ दिख रहा है, ये तब के दो क्वार्टर्स हैं जब जो ग्रोथ थी नेगेटिव में गई थी, और हमारी कंट्री जो है फर्स्ट टाइम टेक्निकल रिसेशन में गई थी। तो ये टेक्निकल रिसेशन मैंने कवर करा है, ये आई हैव टेकन दिस डेटा फ्रॉम द मॉस्पी वेबसाइट। तो नाउ कम टू बिजनेस साइकिल्स। स्लो डाउन मतलब ग्रोथ रेट अगर कम हो जाती है, मतलब कि पहले 5% से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, अब 4% से कर रही है। यहाँ पर देखो स्लो डाउन नहीं है, यहाँ पर जीडीपी गिर गया। फॉल इन ग्रोथ रेट का मतलब है जीडीपी तो बढ़ रहा है, पर पहले साल सपोज 5 रुपए से जीडीपी बढ़ा, अगले साल सिर्फ 2 रुपए से बढ़ा, तो जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। इसका मतलब ये नहीं है जीडीपी गिरा है। लेकिन जब हम रिसेशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये जो आपका जीडीपी है Q1 और Q2 का कंपेयर करो यहाँ पर साल ईयर ऑन ईयर में, तो आपका जीडीपी गिर गया, मतलब कम हो गया है, तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव ग्रोथ कहते हैं। और जब ये दो क्वार्टर्स के लिए कंसिक्यूटिवली होती है तो इसको हम रिसेशन का नाम देते हैं।
और डिप्रेशन जो है वो बहुत ही एक बहुत ही मतलब बहुत ही एक्सट्रीम रिसेशन का केस है, जहां पर ये जो ग्रोथ रेट है ये 10% से भी ज्यादा गिर जाती है, और सिर्फ 2 क्वार्टर नहीं, बहुत सारे क्वार्टर्स तक ईयर ऑन ईयर गिरती रहती है। तो डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन जो था 1929 का, ये बहुत ही एक रेयर फिनोमेना है। और इसलिए जो है ये रिसेशन से डिफरेंट है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत डीप है। पर तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही डीप रिसेशन में एक कंट्री चली जाती है तो उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। अब ये यहाँ पर यही फिगर्स के लिए देख रहे थे, यहाँ पर देखिए Q1 और ये Q1 को कंपेयर करो तो जीडीपी कम हो गया है, या और ये 2 क्वार्टर्स के लिए ऐसा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका रिसेशन इंडिया ने रिपोर्ट किया था। उसके बाद भी कम टू अ वेरी सिंपल टर्म, पोटेंशियल जीडीपी, मतलब कि कितना जीडीपी एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना हो सकता है। तो क्या होता है कि हर इकोनॉमी बाउंड होती है अपने स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर का मतलब उसके पास कितनी लेबर फोर्स है, उसके पास कितना वो प्रोड्यूस करेगी कि उसका जो फिस्कल डिफिसिट है वो बढ़े ना, कितना वो प्रोड्यूस करेगी कि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में रहे, तो सब चीजें चेक में रहे, कितना उसकी कैपेसिटी है। अगर वो उस कैपेसिटी को एक्सीड करती है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन होने लग जाएगी, डेफिसिट बढ़ जाएगा। लेकिन इंडिया में तो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि हम अपनी कैपेसिटी भी जो है वो यूज नहीं कर रहे। तो इसका मतलब पोटेंशियल जीडीपी जो है वो यूज नहीं होता, मतलब कि नहीं हो पाता। तो इसलिए कुछ ये जो पोटेंशियल जीडीपी है ये वो जीडीपी है जिसमें बाकी सब फंडामेंटल्स चेक में रहे। तो ये जो इन्फ्लेशन, तो बेसिकली अगर क्या होगा, अगर एक्चुअल जीडीपी, जितना जीडीपी प्रोड्यूस हो रहा है वो पोटेंशियल से ज्यादा है, हम ओवर वर्क कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाती है एक इकोनॉमी में। क्योंकि क्या होगा कि जीडीपी ज्यादा है तो खर्चा लोग ज्यादा करेंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे एक इकोनॉमी में। और उसी तरह अगर जीडीपी कम है एक इकोनॉमी का तो प्राइस घट जाएंगे, उसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। इसको हम इन्फ्लेशन के चैप्टर में थोड़ा अच्छे से कवर करेंगे। और उसी तरह जीडीपी के कुछ लिमिटेशंस आते हैं, हम जीडीपी को रैपअप करेंगे इससे। तो बेसिकली जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये नहीं देखते कि उस जीडीपी से एनवायरनमेंट का कितना लॉस होता है, हम ये नहीं देखते कि उस जीडीपी से कितनी इनइक्वालिटी होती है, हम ये नहीं देखते कि वो जीडीपी कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि वो ब्लैक मनी से आ रहा है, टैक्स के पैसे चुरा के आ रहा है, उससे कितनी पॉवर्टी कॉज हो रही है, हेल्थ और एजुकेशन अच्छी है एक इकोनॉमी की, नहीं। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जीडीपी की, कि वो ये सब चीजें जो है हमें बता नहीं पाता और कवर नहीं करता। अब हम आते हैं कि सेक्टर्स क्या होते हैं एक इकोनॉमी के। तो 3 सेक्टर्स होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर। तो इनका जो बेसिक जो डिफरेंस है वो यही है, प्राइमरी वो सेक्टर है जो बिल्कुल नेचर से जो रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको यूज करता है, जैसे एग्रीकल्चर लैंड को यूज करता है ना, फॉरेस्ट्री ट्रीज को यूज करती है, तो ये बहुत ही बेसिक रॉ मटेरियल्स को यूज करता है। फिर उन रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री में लाया जाता है, तो वो आपका सेकेंडरी सेक्टर आ जाता है। इसमें कंस्ट्रक्शन को भी हम अक्सर इंक्लूड करते हैं। और फिर सर्विसेज सेक्टर होता है जिसमें कुछ गुड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें इनविजिबल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो गुड्स दिखते नहीं है। जैसे स्पा सर्विसेज है, सैलून सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज है, उसमें गुड दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर्स हैं एक इकोनॉमी के। और अब स्ट्रक्चरल जो चेंज है वो इन्हीं से रिलेटेड है। तो अब क्या हो रहा है कि इसका जो आंसर है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि इंडिया की स्ट्रक्चरल जो चेंज है जो इंडिपेंडेंस से हुआ, क्या हो रहा है कि यूजुअली एक इकोनॉमी जब डेवलप होती है तो उसका प्राइमरी सेक्टर जो है कम होता है, सेकेंडरी ग्रो होता है। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ है, प्राइमरी इतना कम नहीं हो पाया, और जितना प्राइमरी कम हुआ है उतना सर्विसेज बढ़ गया। तो हमारा सेकेंडरी सेक्टर जो है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें इतना बूस्ट हमने नहीं देखा। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी पाथ था, इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज भी कहते हैं। तो बेसिकली क्या है, जब इसका शेयर कम होगा और किसी और सेक्टर का शेयर बढ़ेगा एक इकोनॉमी में, तो उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज कहते हैं। मतलब इनकी कॉम्पोजिशन में चेंज आना, कि पहले अगर 50 लोग यहाँ काम कर रहे थे तो अब 10 लोग काम कर रहे हैं, तो इसके जो स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है इसको हम स्ट्रक्चरल चेंज भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो लैगिंग है, क्यों हम प्राइमरी से सर्विसेज पे डायरेक्टली मूव कर रहे हैं, जबकि चाइना ने जब ग्रो करा तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी पे आया। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये ऐसा क्यों है। उसके बाद सेक्टर्स को डिवाइड करने के लिए एक दूसरा क्राइटेरिया, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर है,
तो बेसिकली आपका जो इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड है वो फॉर्मल सेक्टर में आती हैं, जो लेबर लॉस को फॉलो करती हैं वो आपका फॉर्मल सेक्टर में आती है, अदरवाइज इनफॉर्मल सेक्टर में आती हैं। तो ये दो क्राइटेरिया, एक तो ये प्राइमरी सेक्टर ऑक्यूपेशन के बेस पे, ऑक्यूपेशन नहीं मतलब एक्टिविटीज के बेस में, और दूसरा रजिस्टर है या नहीं है उस हिसाब से हम सेक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद देयर इज अ टर्म स्ट्रक्चरल एंड साइक्लिकल ग्रोथ। तो साइक्लिकल ग्रोथ का मतलब ये है कि सपोज ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम सडनली बढ़ गए, जिससे आपकी जो ग्रोथ है, जीडीपी जो है वो कम हो गया। तो ये साइक्लिकल फैक्टर है, मतलब कि आज है, एक महीना रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। रेनफॉल बहुत अच्छी हो गई, जीडीपी बहुत बढ़ गया, साइक्लिकल ग्रोथ है, ग्रोथ जो बढ़ी थोड़े टाइम के लिए बढ़ी फिर नॉर्मल हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म चीजें नहीं है। लेकिन अगर हमारा यूथ है वो अगर एजुकेटेड हो जाए और हम बहुत अच्छी फैक्ट्रीज बना लें, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं। बहुत सारा यूथ जो है हमारी लेबर फोर्स ज्वाइन कर ले, बहुत सारी विमेन हमारी लेबर फोर्स ज्वाइन कर ले, तो ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं और इसको हम स्ट्रक्चरल फैक्टर्स बोलते हैं और स्ट्रक्चरल ग्रोथ बोलते हैं। तो ये था स्ट्रक्चरल और साइक्लिकल ग्रोथ में फर्क। जब हम सेक्टर्स को बात करते हैं तो दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विसेज, और दूसरा तरीका डिवाइड करने का फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बेसिस में। सो दिस वाज चैप्टर 2। अगर आपको कुछ भी डाउट आया सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर such videos in the future. Thank you so much.